टीचर लेते हैं, लेकिन आज मैं उनकी जगह पर हूँ। मेरा नाम से इकरामुद्दीन नासिरुद्दीन और आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। आज हम लेंगे 12 आवर्स में सबक नंबर 6 कंपनी के इक़्तिदार के इक़्तिसादी असरात। इसको गुजराती में कंपनी शासन में आर्थिक समस्या। जिस तरह हमने गुज़िश्ता सबक में देख चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड की तरक्की और उसकी सनत बढ़ाने के लिए भारत को कैसे पामाल किया, उसमें 1857 का गदर है, प्लासी की जंग बक्सर है, ये सब जंगें हुई जिसके बाद भारत पर पूरी तरह से मतलब अंग्रेज़ों का इक़्तिदार हो गया। उन लोगों ने भारत को पामाल करने के लिए बहुत से अपने बड़े कदम उठाए, जिसमें हम आज सबक में देखेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है रवायती इक़्तिदारी निज़ाम का ज़वाल, जिसमें गुजराती में परंपरागत शक्तियों पता है। इसमें भारत के बंगाल शहरों में खुशहाली थी, ज़राई पैदावार, फनी और सनती पैदावार की सरगर्म है, जिसमें भरपूर तिजारत का नसर थी। तिजारत के लिए आई हुई यूरोपीय और भी यहाँ काबिल तहरीर तिजारत करती थी। उस वक्त तिजारती पहलू बंगाल के लिए फायदेमंद था और कसीर मिक़दार में सोना आता था। भारत की इक़्तिसादी हालत का जिक्र करते हुए सिया बर्जन ने 1700 में लिखा है कि बंगाल की दौलत की आमद के लिए 100 दरवाजे थे, लेकिन जाने के लिए एक भी दरवाज़ा नहीं था। उस वक्त तिजारत के बंगाल के हर हिस्से में कसीर मिक़दार में सोना आता। उस वक्त बंगाल की बैरूनी आमद उसके दौरानी आमद से 3 गुना ज़्यादा थी। यानी कि 18वीं सदी में भारत जो है बहुत ज़्यादा अमीर देश हुआ। उस वक्त 1708 से 1756 के दरमियान बंगाल खुसूसन सूती कपड़ा, आम, रेशमी कपड़ा, चीनी, सन, अफीम की बरामद करता। नेज़ मुलायम सूती कपड़ा, खुसूसन ढाका, मलमल की मांग पूरी दुनिया के बाजारों में रहती थी। यूरोपीय कंपनी कसीर मिक़दार में बर्री और बहरी रास्तों से यहाँ पर आती थी। रास्तों के जरिए उन्होंने बसरा, मोचा और जिद्दा की सूरत में माल बरामद किया था। प्लासी की जंग के बाद और बक्सर की जंग के बाद इज्तिमाई वजह से अंग्रेज़ों को बंगाल का मालिक बना गया। अंग्रेज़ों के जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा, बंगाल से ज़मीनी महसूल वसूल करने के लिए दीवानी इख्तियारात हासिल कर ली, जिसकी वजह से दौरी निज़ाम की शुरुआत हुई, जिसने अफरा तफरी और बदनिज़ामी को जन्म दे दिया। ज़राअत और किसान पामाल हो गए, यानी एकदम कंगाल हो गए, बेहाल हो गए। उस वक्त उसका बड़ा असर सनत और अरफत पर भी हुआ। उसकी वजह से तिजारत, सनत और अरफत का ज़वाल शुरू हुआ। अंग्रेज़ों के इक़्तिसादी मरकज़ हमेशा से ही इंग्लैंड रहा है। उन्होंने हिंदुस्तानियों की ज़रा सी परवाह नहीं की। अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी हिंदुस्तानियों पर जबरन थोपी। उस वक्त मद्रास सूबे में इक़्तिसादियत के माहिर अफसर जॉन स्लेवान ने भारत में अंग्रेज़ों की इक़्तिसादी पॉलिसी और असरात के माहिर अफसर जॉन स्लेवान ने भारत के अंग्रेज़ों की इक़्तिसादी पॉलिसी और उसके असरात के इज़हार में लिखा हुआ है कि हमारा निज़ाम स्पंज की शक्ल में काम करता है, जो बंगाल के किनारे से बेहतर रशिया ले लेता है और टेम्स नदी के किनारे डाल देता है। ठीक है, इसमें बताया है जॉन स्लेवान ने कि अंग्रेज़ों की इक़्तिसादी पॉलिसी थी वो स्पंज की तरह जो भारत से माल ले लेता और इंग्लैंड में जाके डाल देता, यानी कि
और फिर ये मुकाम के हामिल था। केलवटन ने कहा है कि तेज ज़माना, खुद की मालूमात और तकनीकी सलाहियत की वजह से भारत की सनतें मगरबी ममालिक की निस्बतन सरफहरिस्त थी। मगरबी ममालिक के पास वज़नी अशिया के लिए जहाज़ की नकल नहीं थी, लेकिन भारत के पास कदीम ज़माने में भी जहाज़ थे। यानी कि केलवटन ने कहा है कि भारतीयों की तेज ज़हानत, खुद की मालूमात और तकनीकी सलाहियत की वजह से भारत सनतों और हरफत में काफ़ी तरक्की याफ्ता ममालिक था। निस्बतन सरफहरिस्त थी। मगरबी ममालिक के पास वज़नी अशिया वगैरह लाने के लिए जहाज़ नहीं थे, जबकि भारत के पास उस दौर में भी जहाज़ हुआ करते थे। फ़न दस्तकारी की सनत में भारत के कपड़े की सनत सबसे अहम थी। फ़न दस्तकारी में भारत में कपड़े की सनत सबसे अहम थी, जिसमें सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, खाम माल, ऊनी कपड़ों की बुनाई की अहम सनत भारत में राइज थी। इसमें भारत ने महारत हासिल की थी। भारत का कपड़ा इंग्लैंड ने यूरोप की कई रियासतों और मुल्कों में जाता और चीन, जापान, जनूबी एशिया के जज़ाइर, बांग्लादेश, अरबस्तान, ईरान, अफ्रीका की कई दीगर ममालिक में भारत का कपड़ा जाता था। बंगाल के अलावा लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर और मदुरई सूती कपड़ों के अहम मराकज़ थे। बंगाल के अलावा भी बहुत से शहर थे जो सूती कपड़ों बंगाल ढाके के मलमल, लाहौर के गालीचे, कश्मीरी शाल, बनारस की जरदोज़ी मशहूर थी। जेवरात बनाने का सोना चांदी के जेवरात, पीतल वगैरह के जेवरात, संगमरमर, चंदन, हाथी के दांत, कांच पर खूबसूरत नक्काशी काम करने के सनत भी बड़े पैमाने पर मौजूद थी। मौर्रिक आज से कहते हैं कि भारत की बुनाई आम अफराद की कौमी सनत थी, यानी कि बहुत ही आम थी। वहाँ पर बुनाई करने का काम बहुत ही भारत में आम था उस दौर में, और काटने के काम में भी लाखों ख़वातीन शामिल थी। बंगाल के शाहबाद ज़िले में ही 1 लाख से ज़्यादा बनकर थे, यानी कि जहाज़ के जो हमारे वो फैक्ट्री की तरह होते हैं, और कांटे के काम में लाखों ख़वातीन शामिल थे। बंगाल के शाहबाद जिले में 1 लाख से ज़्यादा बुनकर थे। बंगाल में से 95% सूती कपड़ा बैतूल ममालिक में भेजा जाता था, और वहाँ की जो दौलत थी, सोना चांदी वगैरह की जवाहरात, वो बंगाल में लाई जाती थी। ढाके के मलमल के अलावा कृष्णनगर, चंदेरी, अरनी, बनारस कपड़ों की सनत के अहम मराकज़ थे। ये शहर कपड़ों की बहुत ज़्यादा तिजारत किया करते थे। अहमदाबाद की धोती, नेज़ दुपट्टे, लखनऊ के छपन, बॉर्डर के लिए नागपुर के रेशमी मशहूर था। यानी कपड़ों की जो नक्काशी हुआ करती थी, उसमें अहमदाबाद की धोती और दुपट्टे हुआ करते थे। लखनऊ की छपन और बॉर्डर के लिए रेशमी कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। रेशम की सनत में मुर्शिदाबाद, मालवा और बंगाल के कई गाँव मशहूर थे। ऊनी कपड़े के लिए कश्मीर, पंजाब और मगरबी राजस्थान मशहूर थे। कपड़े की सनत के अलावा भारत में जहाज़ बनाने की सनत इंग्लैंड में उसी सनत से बेहतर थी। इंग्लैंड की सनत से बेहतर थी। धात की सनत और तांबा, पीतल, कांसे के बर्तन बनाने की सनत की भारत में सरगर्म थी। मुरादाबाद और बनारस इसके मशहूर मकामात थे। यानी कि भारत के पास जहाज़ बनाने की जो तकनीक थी, वो इंग्लैंड से काफ़ी बेहतर थी। यहाँ पर तांबा, पीतल, कांसे के बर्तन लगाए जाते थे, जो कि भारत में मुरादाबाद और बनारस शहरों में इसके अहम मशहूर मकामात थे। धात काम के लिए नासिक, पूना, हैदराबाद, विशाखापट्टनम और बंजौर मशहूर थे। धात काम के लिए, यानी कि जो लोहा फौलाद की जो अशिया होती थी, उसके लिए नासिक, पूना, हैदराबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहर मशहूर थे। कुछ सिंध और पंजाब मिश्रा शादी के मराकज़ थे। कांच की सनत के लिए कोल्हापुर, सतारा, गोरखपुर, आगरा, चित्तौड़ और पालघाट मशहूर थे। कांच की सनत के लिए जो कांच की अशिया बनती थी, उसके लिए कोल्हापुर, सतारा, गोरखपुर, आगरा, चित्तौड़ और पालघाट जैसे शहर मशहूर थे। सोना चांदी और हीरे जवाहरात की नक्काशी के लिए मुअत्तल इलाके मशहूर थे। यानी सोना चांदी हीरे जवाहरात की जो नक्काशी की जाती थी, उसके लिए कुछ ही इलाके थे, लेकिन थे तब भी बहुत ज़्यादा मशहूर।
ये सभी फनी दस्तकारी भारत की इक्तिसादी तरक्की रखकर और फनी खूबसूरती को जाहिर करती थी। अंग्रेजों ने इक़्तिदार हासिल करते ही बंगाल देश तमाम भारत की फनी सनतों को खत्म कर दिया। अंग्रेजों के इक़्तिदार में जैसे ही बंगाल और भारत आ गया, उन्होंने सारी फनी महारतों को खत्म कर दिया। जिस तरह से अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड की सरहदों को रोक देने के लिए और उसे कायम रखने के लिए गैर मुनासिब रस्म रिवाज भी अपनाए, उन्होंने बुनकर और कारीगरों पर जुल्म सितम किए। भारत के हर कोने कोने में इंग्लैंड की मिलों को बना दिया और उसमें सैकड़ों साल तक यूरोपीय और दुनिया की सूती कपड़ों को मुहैया किया था। इस तरह भारत सिर्फ ब्रिटिश माल का गाहक बनकर रह गया। उन्होंने भारत की सनत अर्थात उनकी कारीगरी, उनकी तिजारत, उनकी सूरतें समझने की सलाहियत कही गई। इस तरह से अंग्रेजों ने भारत को कंगाल करने के लिए उस पर गए, बहुत ज़्यादा महसूल लगाया, बहुत ज़्यादा उसकी सनती अर्थों को खत्म कर दिया। यहाँ के जो कारीगर थे उन पर जुल्म सितम किया, उनकी कारीगरों को बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, महसूल लगा दिया, जिसकी वजह से उनकी सूरतें समझने की सलाहियत, नई नई चीज़ों को याद करने की सलाहियत खत्म होती गई। और इस तरह से भारत सिर्फ इंग्लैंड का माल लेने का गाहक बन गया। बाकी दूसरी दुनिया से उसका कोई रास्ता नहीं था, वो सिर्फ इंग्लैंड से ही माल खरीद सकता था और इंग्लैंड का ही माल भारत में बिक सकता था। भारत में तैयार शुदा माल गैर ममालिक में जाता और वहाँ का सोना भारत में आता था। यानी जो भारत का जो तैयार शुदा माल था वो तो दूसरे ममालिक में जाता, जैसे कि अफ्रीका, जापान, चीन वगैरह जैसे ममालिकों में जाता, लेकिन वहाँ का जो सोना था उस पर भारतीय आवाम नहीं, ब्रिटिश लोग उस पर कब्जा कर लेते थे, उसे अपने पास रखते थे। लेकिन अब इसकी स्थिति मुखालिफ हो गई। लेकिन अब ये रिवाज बदल गया। कई गैर मुल्की माल भारत में आने लगा और सोना बाहर जाने लगा। लेकिन इसका उल्टा होता है, भारत की सरहद पर पलट गई। कई गैर मुमालिक का सामान जैसे कि इंग्लैंड का सामान भारत आने लगा और यहाँ का जो सोना था, जो डॉलर थी, वो दूसरे देशों में यानी इंग्लैंड में जाने लगी। भारत में फनी सनतें खत्म हो जाने के जो कारीगर बेकार रह गए थे, उन्होंने खेती ज़राअत में अपने जिंदगी गुजारी है, लेकिन उनको खेती में कुछ रास नहीं है। खेत पर भारत के जो कारीगर बेकार हो गए थे, उन्होंने सरहद अफसर में बना ली और किसान बन गए, लेकिन खेती में उन्हें ज़राअत में कुछ रास नहीं। फिर अंग्रेजों ने इस पर भी अपने महसूली निज़ाम को कायम रखा, बहुत सारा टैक्स लेते थे, इसके ऊपर जमींदारों ने कब्जा कर लिया था। ज़्यादातर भारतीय आवाम पर ब्रिटिश लोगों ने नहीं खेती कराई और जिनकी खेती स्थिति ऐसी होती थी कि एक बार जिस जमीन पर नीली खेती हो गई उस पर दोबारा कोई अनाज नहीं उगाया जा सकता था, जिस वजह से भारत की जमीन की एक खराब हो गई। भारत में किसान भी ज़्यादातर सुसाइड कर लेते या फिर वो महसूल नहीं दे पाते थे, तो जमींदार उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते और उन पर खेती का बोझ नाकाबिल बर्दाश्त हो, तो गाँव का करीब इक़्तिसादी निज़ाम भी टूट गया। इस तरह से अंग्रेजों ने भारत को पूरा कंगाल करके रख दिया। भारत 18वीं सदी में जब मुगल दौर था, उस वक्त पूरी दुनिया की जीडीपी का 24% जीडीपी हमारे भारत में ही था। यानी कि भारत अगर आज के दौर में अगर भारत के पास अपनी दौलत होती तो आज भारत एक सुपर पावर होता, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर आए और अंग्रेजों ने भारत को पूरा पामाल कर दिया। लेकिन इससे कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी ये हुए कि भारत ने हमारे ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश में ट्रेन चलाई और हवाई अड्डे बनाए, एयरपोर्ट बनाए, प्लेन उड़ाए वगैरह। लेकिन आज के दौर में भारत 1947 के बाद से इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत में आज तक बुलेट ट्रेन का इंतजार ही है, बुलेट ट्रेन नहीं। तो इस तरह हमने देखा कि भारतीयों पर ब्रिटिश हुकूमत ने किस तरह से उन पर जुल्म सितम किया, कंपनी का इक़्तिदार किस तरह से हुआ, लेकिन इसके बाद 1857 का गदर हुआ और उसके बाद इंग्लैंड के सूबे को अपने हाथ में भारतीय आवाम की ताकत दी, यानी कि रवायत देनी पड़ी। तो इस तरह हम आज के पॉइंट में ये सीखा, जिसमें हमने देखा रवायती इक़्तिदारी निज़ाम का जवाब और दस्तकारी शर्तों का खात्मा। अब इससे आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट प्लेट में सीखेंगे। थैंक यू, खुदा।